नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट जनन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको पाचन तंत्र करवा चुका हूँ, मैं आपको श्वसन तंत्र करवा चुका हूँ, परिसंचरण तंत्र करवा चुका हूँ, उत्सर्जन तंत्र करवा चुका हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनन तंत्र। आज हम जनन तंत्र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको हमारा चैनल मिल जाए। उसके ऊपर आपको पीडीएफ वगैरह की जानकारी दी जाती है, पीडीएफ वगैरह यानी नोट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, नए नए पीडीएफ आपको मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और अच्छे से आपको पढ़ना है। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोट्स बना के चलिए, नोट्स बनाइए और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। जब आप 10th क्लास के एग्जाम देने जाओगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको थोड़ा सा फेड दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज बाहर थोड़ा सा मौसम है ना, वो बारिश का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा ना वो स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। ये आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आज हम बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है जनन क्या होता है। एक नंबर बात आती है जनन होता क्या है। भाई जनन तंत्र तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले में क्या पढ़ना पड़ेगा, जनन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जनन है क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ध्यान से समझना, हम बात करने वाले हैं जनन के बारे में। जनन क्या है, हम जनन कहते किसे हैं, ये बात हमें सबसे पहले पढ़नी है। तो समझना, जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कोई भी जीव है वो अपने समान संतान पैदा कर देगा। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बाबू, उस क्रिया को बोलते हैं जनन। यानी किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना वो जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब बात आती है जीव जनन करते क्यों हैं, भाई संतान उत्पन्न क्यों करते, उसका कारण होगा उसका कोई तो कारण होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जनन किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना। जैसे भेड़ है वो भेड़ के जैसे ही संतान उत्पन्न करेगी, मनुष्य वो मनुष्य के जैसा संतान उत्पन्न करेगा, बकरी वो बकरी के जैसा क्या करेगा, संतान उत्पन्न करेगी। तो कहने का मतलब किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतान पैदा करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब जीव जनन क्यों करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जीव अपनी जाति का अस्तित्व रखने के लिए जीव अपनी जाति का अस्तित्व रखने के लिए जनन करते हैं। जीव अपनी जाति का अस्तित्व रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। भी जीव होते हैं वो जनन क्यों करते हैं, मतलब संतान पैदा क्यों करते हैं। जैसे भेड़ है वो संतान क्यों उत्पन्न करती है, मनुष्य संतान उत्पन्न क्यों करता है, शेरनी है वो संतान उत्पन्न क्यों करती है। यानी कोई भी जीव अपने आप मतलब संतान उत्पन्न करता है अपने जैसी, वो संतान पैदा क्यों करते हैं, यानी जीव जनन क्यों करते हैं। आपसे ये पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। अब इस बात को समझना है, अस्तित्व कैसे। जैसे मान लो ये एक जंगल है, या मान लो ये संसार है, क्या है, संसार है, ये पूरा संसार है, ठीक है। और इस संसार में मान लो 6 शेरनी है। पूरे संसार में कितनी शेरनी है, 6 शेरनी है, ठीक है। और कितने शेर हैं, 6 शेर हैं। 6 शेरनी है। 6 यहाँ पर शेर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संतान उत्पन्न कौन करेगी, शेरनी करेगी। मान लो ये पूरा संसार है, इस पूरे संसार में 6 शेरनी है। कितनी शेरनी है, 6 शेरनी। अब
मान लो ये क्या करेंगी, संतान उत्पन्न करती रहेंगी। संतान उत्पन्न क्या करती रहेंगी, संतान उत्पन्न करती रहेंगी। गुड का मतलब ये मैंने राइट का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये संतान उत्पन्न कर रही हैं। तो ये जो 6 शेरनियां हैं ये संतान उत्पन्न करती रहेंगी, फिर इनसे बच्चे उत्पन्न होंगे, है ना। फिर उनमें से 2-3 मान लो शेरनियां और हो गई, वो संतान उत्पन्न करेंगी। इस प्रकार से ये इनकी जाति चलती रहेगी, यानी शेर की जाति क्या है, आगे से आगे चलती रहेगी। आई बात समझ में कि अगर ये जो शेरनी हैं ये संतान उत्पन्न करेंगी तो इनकी जाति बनी रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब ये 6 शेरनियां संतान उत्पन्न करेंगी तो उसमें से 2-3 शेरनियां और उत्पन्न हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, और संतान उत्पन्न करेंगी। इसी प्रकार से ये शेरनी की जाति चलती रहेगी। लेकिन मान लो इस शेरनी ने इन शेरनियों ने क्या कर दिया, इन शेरनियों ने संतान उत्पन्न करना बंद कर दिया। इन शेरनियों ने संतान उत्पन्न करना बंद कर दिया। इसका मतलब अब और तो संतान हो नहीं रही है। पूरे विश्व में कितनी शेरनी है, पूरे विश्व में 6 शेरनी है। अब ये संतान उत्पन्न कर नहीं रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी, कभी न कभी ये खत्म हो जाएंगी और शेर की जाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शेर की जाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जीव है वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है ना। कोई इंटरेस्ट नहीं है संतान उत्पन्न करने में, है ना। वो क्यों करता है जनन, वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है ना। अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उम्मीद करते हुए बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया कि भी जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार कितने होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं जनन के प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। जनन के प्रकार की चर्चा करते हैं तो बाबू जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 2 प्रकार का जनन होता है। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जो जनन है वो किसे कहते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं, और जनन कितने प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले चर्चा करते हैं अलैंगिक जनन की। सबसे पहले चर्चा करते हैं अलैंगिक जनन की। तो समझना, वह जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण की बात करते हैं, हाइड्रा में जनन। हाइड्रा एक छोटा सा जीव होता है, हाइड्रा में जनन, हाइड्रा में जनन, अमीबा में जनन, अमीबा में जनन, अमीबा में जनन आदि। ये जो उदाहरण मैंने बताए हैं, इन जीवों के अंदर कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि वह जनन जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेता है। वह जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, उस जनन को हम क्या बोलते हैं, उस जनन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे मैं आपको अमीबा के बारे में बताता हूँ, यानी ये मान लो इस प्रकार से अमीबा क्या करती होती है, इस प्रकार से अमीबा क्या करती होती है। तो ये जैसे आपको पता है कि जनन कैसे होता है, संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, जब नर और मादा के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी भ्रूण बनता है। और भ्रूण ही क्या किसका रूप ले लेता है, जीव का रूप ले लेता है, संतान का रूप ले लेता है। आपको पता है इस बात का। लेकिन ये जो अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये किसी नर के साथ नहीं मिलते, ये किसी मादा के साथ नहीं मिलते, ये अपने शरीर से क्या कर लेते हैं, संतान उत्पन्न कर लेते हैं। कैसे, जैसे ये अमीबा है, जब इस अमीबा को संतान उत्पन्न करनी होती है, जब इस अमीबा को संतान उत्पन्न करनी होती है, ये क्या करता है, अपने शरीर में इस प्रकार से कर लेता है। अपने शरीर को किस प्रकार से कर लेता है, इस प्रकार से कर लेता है, बीच में से इस प्रकार से, इस प्रकार से। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, और फिर क्या करेगा, बीच में से टूट जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, 2 अमीबा बन जाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो जनन होता है ना, ये जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। यानी अपने शरीर से ही, एक जीव के शरीर से ही संतान उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो अमीबा को किसी दूसरे जीव की आवश्यकता पड़ी नहीं,
इसने अपने आप ही अपने शरीर में परिवर्तन करके क्या कर लिया, जनन कर लिया। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन का टॉपिक आपके चैप्टर में नहीं है, इतना ही आपको ध्यान रखना है अलैंगिक जनन क्या होता है। हमें पढ़ना किसको है, हमें लैंगिक जनन को पढ़ना है, क्योंकि आपके चैप्टर में लैंगिक जनन के बारे में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी अलैंगिक जनन की। अब हम शुरू करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। आप इसका इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, अब हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लैंगिक जनन क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको अलैंगिक जनन पढ़ाया है, और अलैंगिक जनन में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि वह जनन जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेता है, उस जनन को हम क्या बोलते हैं, उस जनन को बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बाबू, अलैंगिक जनन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेता है। अब हम चर्चा करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, लैंगिक जनन समझना, लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन समझना इसको। लैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन जिसमें दो जीव, अब वो दो जीव कौन कौन होंगे, एक होगा नर और एक होगा मादा। नर का मतलब मेल और मादा का मतलब फीमेल, पुरुष और स्त्री, पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आपस में भाग लेते हैं। उस जनन को हम क्या बोलते हैं, उस जनन को हम लैंगिक जनन बोलते हैं। यानी वह जनन जिसमें दो जीव नर व मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें एक जीव भाग लेगा उसको हम अलैंगिक जनन बोलेंगे, और जिसमें दो जीव भाग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। यानी दो जीव कैसे, एक है नर एक है मादा, इसके शुक्राणु और इसके अंडाणु आपस में मिलकर के संतान उत्पत्ति कर देते हैं, संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। तो ऐसा जनन जिसमें क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, उस जनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब इसके साथ साथ आपको एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन जीवों में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समझना इस बात को, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, एक एक बात समझा के बताऊंगा, समझ लेना। लैंगिक जनन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि वह जनन जिसमें दो जीव भाग लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें द्विजनकता पाई जाती है, द्विजनकता पाई जाती है। अतः लैंगिक जनन द्विलिंगी प्रक्रिया है। अब इस बात को समझना, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको लैंगिक जनन की परिभाषा बताई, जिसमें दो जीव भाग लेंगे उस जनन को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। और जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये बात आपको समझनी, विभिन्नता होती क्या है, कैसे विभिन्नता उत्पन्न होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ क्यों पाई जाती है विभिन्नता, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, द्विजनकता पाई जाती है। भाई जो जीव लैंगिक जनन करेंगे उसमें विभिन्नता पाई जाएगी, और विभिन्नता क्यों पाई जाएगी, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, द्विजनकता पाई जाती है। अब द्विजनकता पाई जाती है, इसलिए लैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी प्रक्रिया बोलते हैं। द्विलिंगी का मतलब दो लिंग, इसमें देखो दो लिंग है, एक तो नर का लिंग है, एक है मादा का लिंग, इसीलिए लैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी प्रक्रिया बोलते हैं। अब हमें विभिन्नता के बारे में समझना है और द्विजनकता के बारे में समझना है। पहले आप द्विजनकता के बारे में समझो, द्विजनकता होती क्या है समझना। देखिए, एक होता है जनक और एक होता है संतति। एक होता है जनक और एक होता है संतति। जैसे मान लो ये कोई
बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है ना, इसका नाम है रामू, ये रामू नाम का कोई बच्चा है। अब इसके माता पिता कौन है? ये इसका पिता है भाई, ये क्या है? इसका पिता, ये इसका पिता है, और ये रामू की क्या है? माता है। ये रामू की क्या है? माता है ना, ये रामू की माता है। इस प्रकार से ये माता है रामू की। अब ये जो रामू है ये इनकी संतान है, यानी इन दोनों की संतान ये रामू है, तो ये क्या हो गई? संतति पीढ़ी हो गई। ये तो क्या हो गई? संतति पीढ़ी। और ये क्या हो गए? जनक। ये दोनों क्या हो गए? जनक हो गए, यानी जन्म देने वाले। जनक का मतलब जन्म देने वाले, तो ये दोनों क्या हो गए? जनक हो गए। तो इसी प्रकार से आपको समझने की मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द्विजनकता का मतलब क्या है। इसमें जनकता नाम दे रखा है। जनकता का मतलब, जनक आप समझ गए होंगे, जनक क्या होता है? जो जन्म देते हैं। द्वि का मतलब दो, यानी लैंगिक जनन के अंदर दो जीव क्या करते हैं? जन्म देते हैं। भाई किसी भी जीव को उत्पन्न करना है तो लैंगिक जनन में कितने जीव काम करेंगे? दो जीव काम करेंगे। इसका मतलब दो जनक हो गए। कितने जनक हो गए? दो जनक हो गए, है ना। कितने जनक हो गए? दो जनक। द्विजनकता का मतलब दो जनक। द्विजनकता का मतलब दो जनक। दो तो आप समझते हैं। जनक का मतलब उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले, माता पिता। माता पिता को हम क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। अब जो लैंगिक जनन होता है उसमें द्विजनक, दो जनक पाए जाते हैं। अब दो जनक पाए जाएंगे ना, तो उन जीवों में क्या होगी? विभिन्नता उत्पन्न होगी। विभिन्नता मतलब उसमें कुछ ना कुछ अंतर उत्पन्न होगा। अब अंतर कैसे उत्पन्न होगा समझना। जैसे देख लो, मान लो ये आप हो, ये कौन हो? आप हो भी, आप कोई भी हो, जो भी हो, आपका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन आप हो ये, ठीक है। आप वो अपने ऊपर लेके देखना, ये आपके पिता हैं और ये आपकी क्या है? माता है। ये आपकी क्या है? माता है। समझना इस बात को। ये आप हैं और ये आपकी माता है और ये आपके क्या है? पिता हैं, ठीक है। अब ये जो पिता हैं, इसके पास जो गुणसूत्र हैं वो किसके हैं? आपके दादा के, तुम्हारे दादा के हैं। और इसमें किसके गुण हैं? तुम्हारे नाना के, नाना और नानी के। इसमें दादा और दादी के हैं, इसमें दादा दादी के हैं, और इसमें किसके हैं? नाना नानी के हैं। अब देखो, अब सोच के देखो कि भी दादा दादी और नाना नानी के गुण एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो अलग पीढ़ी के हैं और ये क्या है? अलग पीढ़ी के, यानी ये तो अलग मतलब जीव हैं और ये अलग जीव हैं। लेकिन इस जीव के अंदर, इस जीव के अंदर इसके गुण भी आ गए और इस जीव के अंदर इसके गुण भी आ गए। क्यों? क्योंकि इसके गुण पहले इसके अंदर गए, फिर यहाँ से कहाँ आ गए? यहाँ। और इसके गुण पहले इसके अंदर गए, फिर यहाँ से कहाँ आ गए? यहाँ। अब जब दो अलग अलग गुण आपस में मिल जाते हैं तो अलग प्रकार का गुण बना लेते हैं, अलग प्रकार का गुण बना लेते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे एक लाल रंग है ना, एक लाल रंग है और एक मान लो सफ़ेद रंग है, तो आपस में इसको मिलाओगे, लाल और आप पीले को मिला के देख लो, लाल और पीले को मिला के देख लो। लाल और जब पीले को आप मिलाते हो, लाल और पीला रंग को आपस में, लाल और पीला रंग है, इसको आप मिलाते हो तो कैसा रंग पैदा हो जाता है? काला रंग पैदा हो जाता है। कैसा रंग पैदा हो जाता है? काला रंग पैदा हो जाता है। अब समझ रहा है इस बात को कि भी पहले लाल अलग था, पीला अलग था, लेकिन जब ये आपस में मिलके एक नए रंग का निर्माण कर दिया इन्होंने, काले का, तो ये एक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी क्या? बिल्कुल हो गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, यानी इसके गुण और इसके गुण जब इसमें आते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी? विभिन्नता मिलेगी। इसमें कुछ ना कुछ अलग लक्षण मिलेंगे आपको, इसमें कुछ ना कुछ अलग लक्षण मिलेंगे जो ना तो इसमें है और ना इसमें है। उस गुण को बोलते हैं विभिन्नता। उस गुण को क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों में क्या पाई जाती है? उन जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है? द्विजनकता होती है। क्या होती है? द्विजनकता। द्विजनकता होने के कारण लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या पाई जाएगी? विभिन्नता पाई जाएगी। अब एक बात और समझना, ये विभिन्नताएं क्या करती हैं? ये विभिन्नताएं जीव के जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व को बनाए रखती हैं। अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती हैं। बनाए रखने में सहायता करती हैं। यानी बाबू मैंने आपको क्या बताया कि ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है ना, ये विभिन्नताएं क्या काम करती हैं? ये विभिन्नताएं उस जीव के जीवन संघर्ष को सुगम बनाती हैं। उस जीव के जीवन संघर्ष को, यानी जीवन में जो संघर्ष कर रहा है ना, उसको क्या बनाती है? सरल बनाती हैं और उसके अस्तित्व को भी बनाए रखती हैं। जैसे मान लो भालू है, एक ये भालू है
और एक ये भालू ये है, ठीक है। अब ये मान लो मादा का रूप है और ये नर का रूप है, ये नर है, नर भालू है और ये मादा भालू है, और इनकी संतान उत्पन्न हो गई, इनकी संतान उत्पन्न हो गई। मान लो ये एक भालू उत्पन्न और हो गया। अब मान लो ये गर्मी में रहता है और ये भी गर्मी में रहता है, लेकिन दोनों गर्मी में रहते हैं, लेकिन इसके अंदर विभिन्नता उत्पन्न हो गई। मान लो आज से 10 साल पहले हमारे वातावरण में गर्मी थी, आज से 10 साल पहले हमारे वातावरण में गर्मी थी, और आज के दिन क्या हो गई, आज के दिन ये हो गई सर्दी, आज के दिन क्या हो गई, सर्दी हो गई। तो भालू तो किस प्रकृति में रहने वाला था, गर्मी में रहने वाला था, लेकिन ये जो भालू है, ये भालू, इस भालू को सर्दी में रहना पड़ेगा। सर्दी में क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, सर्दी है, पहले क्या हुआ करती थी, गर्मी हुआ करती थी। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, मान लो आज से 10 साल पहले गर्मी हुआ करती थी पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन आज क्या हो गई, वो गर्मी दूर होके सर्दी हो गई। तो पहले जो भालू हुआ करते थे वो क्या करते थे, गर्मी में रहा करते थे, लेकिन आज के भालू को गर्मी तो मिलेगी नहीं। तो अगर गर्मी नहीं मिलेगी तो ये मर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि इसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, विभिन्नता उत्पन्न हो गई। तो विभिन्नता मतलब इसके अंदर ऐसा गुण आ गया, विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण, जिसके कारण ये सर्दी में भी रह सकता है। ऐसा गुण आ गया भालू के अंदर जिसके कारण ये सर्दी में भी रह सकता है। इस प्रकार से विभिन्नताएं क्या करती हैं, उसके जीवन संघर्ष को सुगम बनाती हैं। अब ये संघर्ष कर रहा था, वो सरल हो गया। भाई अगर ये गर्मी में ही रह सकता था और अब क्या है, सर्दी है, तो इसका जीना मुश्किल हो जाता, लेकिन इसके अंदर विभिन्नता उत्पन्न हो गई ना, उस विभिन्नता के कारण ये भालू अब सर्दी में भी रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्नता है और ये सर्दी के लिए अनुकूल है। तो यही बात मैं आपको बताने चाह रहा था कि जो ये विभिन्नता होती है, ये विभिन्नता क्या करती है, जीवन संघर्ष को सुगम बनाती है और अस्तित्व को भी क्या करती है, बनाए रखती है। भाई जो जीव गर्मी में रहता है और उसको सर्दी मिल जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि उसके अंदर विभिन्नता है और वो विभिन्नता उस वातावरण के प्रति अनुकूल बना देती है, इसलिए वो जीव मरता नहीं है। ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, लैंगिक जनन होता क्या है, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है, लेकिन एक बात और पढ़ना आपको अच्छे से, लैंगिक जनन में क्या होता है। देखो इस जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक मिलकर, नर युग्मक व मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन से जनन में, लैंगिक जनन में। समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि युग्मनज का निर्माण किस जनन में होता है, तो आपको ध्यान रखना युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता। क्योंकि अलैंगिक जनन में तो सिर्फ एक ही जीव होता है और लैंगिक जनन में 2 जीव होते हैं, इसलिए एक युग्मक तो आ गया नर से, एक युग्मक आ गया मादा से, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। अब ये युग्मक क्या है और युग्मनज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। युग्मक क्या है और युग्मनज क्या है, यह हम आपको बताने वाले हैं। तो समझना, नर युग्मक का मतलब मान लो शुक्राणु हो गया, क्या हो गया, शुक्राणु। नर के अंदर शुक्राणु का नाम नर युग्मक बोलते हैं, और मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं बाबू। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, एक बच्चे का निर्माण कर देते हैं, एक संतान का निर्माण कर देते हैं। और ये जो संतान है ना, ये संतान कहलाती है युग्मनज। क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। लेकिन आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना है, आपसे पूछा जा सकता है नर युग्मक किसे कहते हैं और मादा युग्मक किसे कहते हैं, आपसे ये परिभाषा पूछी जा सकती है ना, ये आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। तो मैं आपको यही टॉपिक करवाने वाला हूं। यहां पर युग्मक की बात की है, तो हम चर्चा किसकी करेंगे, युग्मक की करेंगे। लेकिन आपको ये बात पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बाबू, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हो गई युग्मनज की और लैंगिक जनन की। अब हम पढ़ने वाले हैं युग्मक क्या है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, युग्मक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में, है ना। आई बात समझ में, एक कड़ी से कड़ी बना के अगर आप चलोगे साइंस में तो आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए
ये बातें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम चर्चा करने वाले हैं युग्मक क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है युग्मक। टॉपिक है युग्मक। युग्मक युग्मक अब ये युग्मक होता क्या है समझना। मैं आपको विज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा बताऊंगा, फिर मैं आपको अपनी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात आती है युग्मक होता क्या है। तो समझना, द्विगुणित जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली एक सूत्री जो कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक गुणित सूचना को हम युग्मक बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, लेकिन विज्ञान की भाषा में आपको याद रखना है कि द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली द्विगुणित जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली एक गुणित सूचना को युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। परिभाषा तो मैंने आपको लिखवा दी, अब इसमें जो शब्द दिए ना उन शब्दों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है द्विगुणित जनन कोशिका। अब इस बात को समझना, कोई भी द्विगुणित जनन कोशिका, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो जनन कोशिका है, इसके अंदर जो जनन की जो कोशिका है, और जनन कोशिका जो है ना वो कैसी है, द्विगुणित है। कैसी है, द्विगुणित। अब ये द्विगुणित क्यों है, ये द्विगुणित क्यों है, क्योंकि जब इसने जन्म लिया था ना, जब इस व्यक्ति ने जन्म लिया था तो इसके अंदर इसके पिता और माता के क्या आए थे, गुण आए थे। इस व्यक्ति में इसके पिता के और इसके माता के क्या आए थे, गुण आए थे, तब ये व्यक्ति बना था। इसका मतलब इसके अंदर दो जगह से गुण आए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। दो गुण, कितने गुणित, दो गुणित, यानी दो गुण। यानी जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था तो इसमें माता और पिता दोनों से क्या थे, गुण आए थे, इसलिए इसको बोलते हैं द्विगुणित। तो इसके अंदर जो जनन कोशिका है ना, इसके अंदर जनन कोशिका वो कैसी है, द्विगुणित है। कैसी है, द्विगुणित। अब इससे जो संतान उत्पत्ति होगी ना, इससे जो संतान उत्पत्ति होगी भाई, ये व्यक्ति जब अपना संतान उत्पन्न करेगा तो ये अकेला तो कर नहीं सकता, इसको अपने साथी की जरूरत पड़ेगी, और ये इसका क्या है, साथी है। अब ये मान लो ये मादा है, ठीक है। अब इनकी जो संतान है, इनकी संतान में कहां से गुण आएंगे, एक तो आएगा यहां से, एक आएगा यहां से। अब क्या होगा कि ये जो द्विगुणित जनन कोशिका थी ना, इसका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये जो दो गुण थे ना, इसमें जो दो गुण थे उसमें से टूट जाता है, ये बीच में से क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन होके इस द्विगुणित में से आधा भाग इसमें आ जाएगा यहाँ, और इसका भी, ये भी द्विगुणित थी क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी माता पिता से हुई थी, इसकी भी क्या हुई थी, माता पिता से उत्पत्ति हुई थी, तो इसमें भी दो गुण थे, द्विगुणित थी ये भी, है ना। लेकिन जब ये अपनी संतान पैदा करेगी ना, तो इसका जो एक भाग है वो किस में चला जाएगा, अपनी संतान में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो द्विगुणित जनन कोशिका थी उससे जो उसका जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन से बनने पर जो एक गुणित सूचना बनी, कैसी, एक गुणित, भी दो गुणित थी और उसमें से आधा भाग टूट गया, क्या बची, एक गुणित बची, और उस एक गुणित सूचना को ही हम क्या बोलते हैं, उस एक गुणित सूचना को ही हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, युग्मक बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको युग्मक की बात समझ में आई होगी। अगर ये आपको युग्मक की बात समझ में आई है तो आप इसको थम्स अप कर दीजिए, यानी लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ये बात थी युग्मक की। अब हम बात करते हैं युग्मक कितने प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करते हैं युग्मक कितने प्रकार का होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं युग्मक के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नाम तो बता चुका हूँ। पहला है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दो युग्मक होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हम नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में चर्चा करते हैं। नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं नर युग्मक,
हेडिंग लगा सकते हैं नर युग्मक। ये नर युग्मक क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए नर युग्मक, नर युग्मक का मतलब ये बनेगा तो पुरुष में, भी नर नाम दे रखा है जिसका मतलब बनेगा तो पुरुष में। तो ध्यान रखना नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मक को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में, नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले, नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मक को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। भाई नर युग्मक किसे कहेंगे? युग्मक क्या होता है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये मैं आपको युग्मक के बारे में तो पहले बता चुका हूं। द्विगुणित जनन कोशिका से एक गुणित सूचना का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। यानी जो एक गुणित सूचना होती है ना, एक गुणित सूचना अर्धसूत्रीय विभाजन से जो एक गुणित सूचना बनती है उसको हम युग्मक बोलते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक। अब नर युग्मक है वो कहां पर बनेगा? नर के जननांगों में बनेगा। यानी नर के जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। तो नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मक मैं आपको बता चुका हूं। तो नर जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मक को हम क्या बोलते हैं? बनने वाले युग्मक को नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात आती है कि नर युग्मक के रूप में किसका निर्माण करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण करते हैं। यानी नर के अंदर जो युग्मक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? शुक्राणु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? शुक्राणु कहेंगे। ध्यान रखना पुरुष के अंदर जो युग्मक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पुरुष के अंदर बनने वाले युग्मक को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं मादा युग्मक के बारे में। किसके बारे में? मादा युग्मक के बारे में। चलिए तो यहां पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इतनी सी चेंज करना है आपको। यहां पर मैं लिख देता हूं मादा युग्मक। क्या लिख देता हूं? मादा युग्मक। यहां पर मैं मादा नाम लिख देता हूं और ये हमारा 2 नंबर हो गया। तो समझना मादा जननांगों की जनन कोशिकाओं में, वहां पर नर की बात थी तो यहां पर मैंने नर लिखा था और अब मैंने यहां पर मादा लिख दिया तो यहां पर मादा आ जाएगा। मादा जननांगों की जनन कोशिकाओं में बनने वाले युग्मक को हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। और मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो नर है, जो मेल है वो तो शुक्राणु का निर्माण करता है और जो फीमेल यानी मादा है वो किसका निर्माण करती है? वो अंडाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बाबू? अंडाणु का निर्माण करती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या चर्चा करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले अच्छे से, है ना, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा मानव में जनन, मनुष्य में जनन। मानव में जनन यानी मनुष्य में जनन अगला टॉपिक आएगा हमारा। यानी मानव में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग काम आते हैं, वो सारी चर्चा करने वाले हैं। मादा में जनन कैसे होता है, पुरुष में जनन कैसे होता है, वो सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो आने वाला है मनुष्य में जनन। क्या पढ़ेंगे हम? मनुष्य में जनन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य में जनन कब से स्टार्ट होता है। ये तो नहीं कि जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में आ जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। एक उम्र होती है, उस उम्र के पश्चात ही क्या है कोई व्यक्ति
जनन मतलब कर सकता है, यानी संतान उत्पन्न कर सकता है, तो वो बात हम करने वाले हैं मनुष्य के जनन में। उसके बाद नर के जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मादा जनन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा जनन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं बार बार बोलता हूँ ज्वाइन कर लिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपको ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फ्री के अंदर ऐसा साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। और मैं आपको मेरी किताब भी देने वाला हूँ। ये मेरी किताब है, मैं आपको दिखा दूँ पहले ही। ये मेरी खुद की किताब, लिखी हुई किताब है। ये किताब मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।